नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। जिम के बाद नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब लोग कैसे हो बेटा? बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्रीति बेटा, आज स्पेशल क्लास सुबह 8 बजे हुई थी और अब से बेटा स्पेशल क्लास रोज 8 बजे ही होगी बेटा। स्पेशल क्लास का समय सुबह 8 बजे कर दिया गया है, वो क्लास सुबह 8 बजे रहेगी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद दोस्तों। चलिए बताइए बेटा, रेशो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। बिल्कुल बेटा, हम टॉप लेवल की बातें पढ़ रहे थे। जितनी बातें बेटा आपने इस क्लास में अब तक पढ़ ली हैं बेटा, मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन की 2 शीट पूरी करवा दी थी, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ये दोनों ही शीट बेटा बहुत बेसिक वाली शीट थी, बहुत बेसिक वाले कॉन्सेप्ट इस क्लास में बेटा आप लोग कर रहे थे। तो जितना बेटा आपने इस क्लास में कर लिया है, क्या उतनी बातें आप सबको क्लियर है बेटा? उतनी बातें आप सब जानते हैं बेटा? नहीं, एक बार मुझे बताओ, केवल 2 शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2, उनके मैंने आपको सारे सवाल बेटा क्लास में करवाए भी हैं और मुझे लगता नहीं है कि उनमें किसी बात का आपको डाउट रहा होगा, उनमें कोई बात आपसे ना बन पाई होगी बेटा। इस बात की मैं प्रयास करूंगा कि आप सब बातों को साथ साथ इन बातों को रिपीट करते रहिएगा। अब बच्चे वो क्या है ना, हमारे अनअकैडमी की स्ट्रेटजी है कि हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लास आनी ही आनी है बेटा। हर 3 क्लास के बाद में बात आनी ही आनी है। अरे बेटा, जिनका ये सवाल नहीं हुआ बेटा, मैं रिया कह चुका हूं बेटा, ये सवाल अलजेब्रा का है। इसमें ना जितनी आपके काम रीजनिंग आ रही है, उतना ही काम आपके अलजेब्रा भी आ रहा है बच्चों। ये अलजेब्रा का मिलाकर सवाल है, अलजेब्रा के बेस पे बात बनेगी। आपको डायरेक्ट ये सवाल नहीं करना है। देखो, आपने ये बात पढ़ी, आपको मैंने ये सवाल बताया था कि a प्लस बी रेशो रूट में ए बी बराबर 4:1 है। अब हमें चाहिए a अनुपात b। आप कैसे भी कैसे a और b तक जाएंगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक मैंने कल आपको सिखाया भी था। अच्छा, एक बार एक बच्चा कह रहा है जी मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो कर दो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a बराबर a प्लस बी 4√ab बन जाएगा। क्या ये बात कह सकते हो? क्या तरीके समझने हैं बच्चों, आपको तरीके समझने हैं। हाँ सर, अब मैं इस बात को देखो, अगर चाहूं तो a प्लस बी, और एक काम करो, माइनस का 2√ab यहां ले आओ और 2√ab आपका यहां भी बच गया। फिर आप दोबारा से इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखोगे, फिर बेटा स्क्वायर की बात दोबारा करोगे। तो मतलब स्क्वायर की चीजें बेटा आपको बनानी है और लास्ट में ले दे के कंसेप्ट आपका वही आना है। कोपेंडो डिवेंडो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रीजनिंग के साथ साथ बेटा, सॉरी मैथ के साथ। इसमें अलजेब्रा के बेस पर बातें हैं और मैं ये देखकर बड़ा हैरान हूं बेटा कि आपको मैंने शीट नंबर 1 और 2 में सारे ही सवाल करवाए थे बेटा, सारे ही क्वेश्चन करवाए थे, फिर भी बेटा 20-25 डाउट आ गए हैं। शीट नंबर 1 और 2 के मैंने आपको सारे ही सवाल करवाए थे। शीट में कोई सवाल ऐसा छोड़ा ही नहीं था कि जो तुम्हें घर पे खुद से करना पड़ जाए। लगभग सारे सवाल तुमको क्लास में करवा दिए थे, लेकिन फिर भी आपके इतने डाउट आ गए भाई साहब, मेरी हैरानी की बात है यार। ये तो भाई साहब बड़ी ही जबरदस्त बात हो गई। फिर तो इसका मतलब आप लोग आगे पढ़ने के इच्छुक नहीं हो बेटा। आपको लगता है कि जो सर ABCD चल रहा है ना, बस यही चलता रहे सर, आगे टॉपिक का कोई लेवल नहीं हो। जो ABCD चल रहा है ना, बस यही चलता रहे, आगे सवाल करवाने की कोई नीड नहीं है। अरे मनीष भैया, ये कोई मजाक थोड़ी है यार। है मुझसे पर्सनली कैसे मिलोगे? पर्सनली कैसे क्या होता है बेटा? डाउट है क्लास में पूछो यार, पर्सनली की क्या बात है इसमें, बताओ। हे भगवान बेटा, मनीष या तो तेरे को मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? शीट नंबर 3 आपकी पूरी हो गई क्या यार? शीट नंबर 3 आपकी कंप्लीट मैंने बोल दिया क्या जो उसके डाउट लेकर आ गए आप? अभी तो ये सवाल मुझे करवाने हैं। हे राम, अरे शीट तुम्हें कम्युनिटी में मिल रही है भाई, डाउनलोड वहां से कर लो यार। रोनित, ये कितने नंबर का सवाल है यार? रोनित, ये कितने नंबर का सवाल है? अरे नालायको, शीट नंबर 3 अभी पूरी नहीं हुई है। शीट नंबर 3 अभी कंप्लीट नहीं हुई है यार। तुम्हें कब समझ में आएगा? तुम्हें कब समझ में आएगा कि अभी शीट नंबर 3 करनी है? कोपेंडो डिवेंडो को समझा दो एक बार।
कौशिक भैया आप 5 बजे वाली क्लास पढ़ रहे हो? जो 5 बजे क्लास चलती है, क्या उस क्लास को पढ़ रहे हो आप? कौशिक मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो कल बेटा मैंने ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में वहां क्लास में नहीं करवाया था क्या? कोपेंडो डिवेंडो तुम्हें मैंने कल की क्लास में नहीं पढ़ाया था भाई? यार बेटा मुझे लग रहा है ना मैंने ये कोर्स स्टार्ट करके गलती कर दी बेटा। मुझे लग रहा है बेटा कि मैंने ये कोर्स शुरू करके गलती कर दी है। आप लोगों को मेरी बात कोई समझ में आती नहीं है। मैं एक्चुअली नालायकों की तरह, पागलों की तरह बिल्कुल जीरो लेवल से एक टाइप के ज्यादा क्वेश्चन डालते हुए तुम्हें करवाने का प्रयास कर रहा था। और ये जो चीजें अभी पढ़ाई नहीं है उनके डाउट लेकर आ रहे हैं यार। जो बातें अभी समझाई नहीं है, जो मैंने एबीसीडी बताई नहीं है, उसके डाउट लेकर आ गए कि सर हमें तो ये डाउट है, ये तो आपने करवाया नहीं। अरे नालायक लोगों, डाउट का मतलब ये होता है कि जो तुमने पढ़ा उसमें कोई बात अगर समझ नहीं आई तो उसको डाउट कहते हैं। अरे नालायक लोगों, जो बात आपने क्लास में पढ़ी उसमें कोई सवाल नहीं बन पाया, जो आपने समझ लिया उसमें बातें करनी है यार। इनको पता ही नहीं कब ये बुद्धि समझ में आएगी कि क्लास की वैल्यू क्या है, क्लास का मामला क्या है। ऐसे ही डाउट भेज देते हैं जी, हम तो 50 नंबर सवाल बता दो। क्लास को कम से कम 2 बार देखा करो। क्लास को कम से कम 2 बार देखा करो। क्लास को कम से कम 2 बार देखोगे तो बात समझ में आएगी बेटा। देवराज भैया इसमें तुमने सवाल पूरा लिखा है क्या? क्या शीट का तुमने 10वां सवाल पूरा पूरा लिखा कंप्लीट? अरे तो बेटे और बेटी में बांटा होगा, 2 लोग होंगे, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लो यार। देव भैया एक क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ लो, एक को लाइव पढ़ लो, यही इलाज है बेटा। ये देखो आप, ज्योति दुनिया से तेज है। ज्योति कह रही है सर मेरे डाउट है मिक्सचर टॉपिक के, आप ये करवा दो पहले। बेटा यार मैं ना ये कोर्स को एंड ही करता हूँ बेटा, ये बस की बात नहीं है बेटा। एक्चुअली आपको पढ़ने का तरीका नहीं है, मेरे को समझाने का मतलब है नहीं बेटा यार। इसको अपन टीम को बोल के बेटा ना इसको रिजॉल्व भी करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बात ही समझ नहीं आ रही है बेटा यार। अभी मिक्सचर तुम्हें पढ़ाया नहीं है, अभी एलिगेशन तुम्हें करवाया नहीं है, लेकिन सर उसके सवाल तो लेकर आ रहे हैं, करवाओ करवाओ सर। आपको आते हैं कि नहीं आते? अरे बेटा मेरे को आते हैं कि नहीं आते इस बात का इम्तिहान आप मत लो बेटा। मेरे को सवाल आते हैं कि नहीं आते इस बात को समीर आप चेक मत करो बेटा। मेरे को सवाल आते हैं, मैं इसीलिए यहां करवाने आया हूं। तो ये टॉपिक अभी तुम्हारा हुआ नहीं है यार, जो टॉपिक हो जाएगा तो कर लेना यार। अब क्या पढ़ाऊं तुम्हें, क्या समझाऊं बेटा, जो इतने 50 डाउट भेज रहे हैं। डाउट का पता मतलब क्या होता है? डाउट का मतलब होता है टीचर को आप ये ह्यूमिलेट कर रहे हैं कहकर कि सर जो आपने पढ़ाया था ना वो हमारी समझ में नहीं आया। मैं तो ये पैनिक हो गया था 40 डाउट देखकर। दोनों शीट के मिला के 100 क्वेश्चन करवाए थे और एक एक सवाल तुमको मैंने क्लास में करवाया था, एक एक क्वेश्चन तुमको क्लास में करवाया था। लेकिन साहब हमारे तो 40 डाउट आ गए जी, हमारे तो 40 डाउट आ गए। हम क्या करें, क्या करें बेटा, क्या करें बताओ। देखो ज्योति को लग रहा है सर जो हम कह रहे हैं सर वो काम करवाओ, बाकी सारे बच्चों को छोड़ो। ईश्वर जाने किस दिन बात समझ में आएगी कि बच्चे क्लास में पढ़ने आते हैं कि टाइम पास करने आते हैं। बेटा समीर एक बार बेटा रेज हैंड कर लो। समीर एक बार, समीर बेटा एक बार रेज हैंड कर लीजिए। इस सवाल में आपका डाउट है बेटा, मैं दूर कर लेता हूं। बेटा एक बार रेज हैंड कर लीजिए प्लीज। टोटली टाइम वेस्टिंग, 100% टाइम वेस्टिंग है। हटाओ बेटा, मैं क्लास आज की एंड कर रहा हूं बेटा। पूरा मेरा मूड खराब हो गया। मैं जितनी एफिशिएंसी से तुमको पढ़ाने आया था बेटा, जितनी मन से आपको चीजें बताने आया था, मतलब उतना ही निराश हो गया बेटा मैं। 100% मतलब मैं इस चीज को लेकर चिंता में आ गया हूं कि मेरे प्रयास निरर्थक है बेटा।
मेरे प्रयास निरर्थक हैं। मैं ये प्रयास करने की कोशिश कर रहा था कि जो बच्चे चीजों को पढ़ना चाहते हैं उनको लेवल 0 से चीजें बताते हुए मैं हाई लेवल तक की पूरी मैथ सिखाऊं। जो बच्चा पहली बार से मैथ पढ़ना चाहता है उसको मैथ सिखाऊं बेटा। पर मैं नहीं जानता था ऐसा कि बच्चों को किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं है बेटा। उनको लगता है जी टाइम पास करना है सर, हमें तो रेशो पे रेशो पता होता है, आपने पढ़ाया क्या है और क्या नहीं पढ़ाया उससे मतलब नहीं है, हम तो डाउट अपने पूछ रहे हैं, हम तो हमारे हिसाब से काम करेंगे बेटा। उनको लगता है जी हम तो हमारे हिसाब से पूछेंगे। जो टॉपिक अभी करवाया नहीं है, जो बात अभी करवाई नहीं है, उसके तुम्हारे जी भर के डाउट आ रहे हैं सर, उसके तुम्हारे जी भर के डाउट आ रहे हैं सर। जो बात अभी हुई नहीं है, अरे तो देवराज भाई जीवन में एक कॉमन सेंस की नाम भी चीज भी होती है। ये 7:6 में बांटा है, 2 हिस्सा ये बटेगा, 7:10 में बटेगा, एक को मिला होगा 7, एक को मिला होगा 10। अब चेक कर लेना यार किस में बटा होगा, चेक कर लेना किस में बटा होगा यार। पंद्रह मिनट के बिना मतलब के वेस्ट कर दिए, बिना मतलब के। और अभी भी 500 डाउट बाकी हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 500 डाउट अभी भी बाकी हैं सर। समझ में कुछ नहीं आया हमारा, तो टाइम पास हो रहा है। इन दिस एक्सीड बाई 4/7 माइनस, अरे एक्सीड का मतलब एक्स से थोड़ी है कोई। z इज डिवाइडेड बाई एक्स, द रिजल्ट इज 5/2। जब z को x से भाग देंगे तो 5/2 आएगा, विच एक्सीड, जो 5/2 है ये y से 7/4 ज्यादा है, ये बात बोली गई। ऐसा ही बेटा, कोई क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ते नहीं हो एक बार भी क्या बेटा? क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ते नहीं हो क्या? इस सवाल में कोपेंडो डिवेंडो का कंसेप्ट था, कल कितनी बार तो बेटा लगा लगा बताया था कि कोपेंडो डिवेंडो की बात को सीख तो लो बेटा एक बार। रूट के अंदर a प्लस 2b, रूट के अंदर a माइनस 2b, तो इधर बनेगा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। अब आगे तुमको स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर के बाद में कोपेंडो डिवेंडो फिर से अप्लाई करना है। अब इसका तुम अगर स्क्वायर करोगे तो a प्लस 2b और यहां बनेगा a माइनस 2b, वर्ग करोगे 4 प्लस 2√3 बटा में आएगा 4 माइनस 2√3। ये स्टेप क्लियर है कि ये भी क्लियर नहीं है? अरे कोई बताओ ये स्टेप क्लियर है कि ये भी क्लियर नहीं है? अब आप कोपेंडो डिवेंडो चाहो तो बेटा इस पर फिर से अप्लाई कर लोगे एक बार, चाहो तो आप कैसा भी सवाल में गुणा कर सकते हो। सर ये a प्लस 2b रहा होगा, ये 4 प्लस बटा 2√3 रहा होगा। a और b का रेशो 4√3 बनना चाहिए। ये तुमने कल की क्लास में किया तो था सब कुछ। हाँ भैया, हाँ भैया बताओ। सर कल एग्जाम है सीजीएल का। अच्छा, जी सर, आपसे ही पढ़ा मैथ और रीजनिंग तो सर। तो भाई इस बात में कोई डाउट भी है आपका? नहीं सर, वो तो आप थोड़ा बात करना था इसलिए। मेरे भाई समय बहुत कीमती है, आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई। वैसे भाई हैंडल मत करो इस बात को लेकर यार, वैसे टेक्स्ट कर लो, मैसेज कर लो भाई। क्लास का टाइम होता है 1.5 घंटे का, जो सब बच्चों के लिए वैल्यूएबल है भाई, तो ओके प्लीज सर। ऑल द वेरी बेस्ट। डिंपल कहते हैं जी बहुत टाइम टेकिंग सवाल है बेटा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अपन आगे नहीं पढ़ते, आप डाउट भेजते रहो बेटा, मैं करवाता रहूंगा बेटा। हमें थोड़ी बेटा की मतलब आगे पढ़ने से मतलब है, तुम सवाल भेजते रहो बेटा, अपन 10 साल में मैथ का कोर्स पूरा करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। 2b प्लस 3c, 2c प्लस 3a बराबर हो रहा है 14, 11 और 10। अगर मैं इन तीनों बातों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन तीनों बातों को जोड़ूंगा, डिंपल बेटा जोड़ के लिखूं क्या बात, समझ लोगे ऐसा कि 2a और 3a बनेगा 5a, 3b और 2b बनेगा 5b, और इसमें आप कहेंगे 3c, ये 3c लिखा है आपने, आपने सवाल मुझे लग रहा है ठीक से लिखा नहीं है। 14 और 11 25 और 10 35, ये मेरे को लग रहा है बेटा आपने बात ठीक से लिखी नहीं है, मेरे को लग रहा है आपने ये बात ठीक से लिखी नहीं है। यहां पर 3c और यहां पर 2c, अच्छा 3c 2c 5c है, ठीक है, ये 5c है, 5c है। तो अगर 5 कॉमन लेके काट भी दोगे तो a प्लस b प्लस c का मान 7 हो रहा है।
और यही बात तुमको सवाल में दी गई है, यही बात तुमको सवाल में दी गई है, यही जानकारी आपको सवाल में दी गई है। अब आपको a प्लस बी प्लस सी का मान 7 अपने तरीके में भी 7 ही आ रहा है और रियल में भी 7 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारे आपके रियल का मान है, इसका मतलब ये सारे आपके रियल के मान है, ये सारे आपके वास्तविक के मान है। दो ए प्लस 3b, इसकी वैल्यू अगर 14 है, 2b अगर प्लस 3c, इसकी वैल्यू अगर 11 है, 3a प्लस 2c मतलब 3a, इसकी वैल्यू आपको 10 दी गई है। तो आप ये जानते हो क्या आप ये जानते हो क्या कि मेरे को a प्लस बी प्लस सी का मान रखना है 7। तो आप ऑप्शन से भी ये वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या आप ए बी सी का रेशो कोई ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो? क्या इस जानकारी को आप ऐसे ऑप्शन से भी अरेंज कर सकते हो? अगर आप लॉन्ग मेथड पे जाओगे तो चीजें थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग मेथड पे जाओगे तो सवाल आपके लिए लेंदी बनेगा। डायरेक्ट होगा कि आप ऑप्शन से अपनी वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए, ऑप्शन से अपनी बातों को बना लीजिए। सर अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूं, आपने कहा सर अगर मान लो मेरे पास ऑप्शन दिया होता कि लाइक 4 2 1, मान लो ऐसा, मान लो ये वैल्यू दी होती, तो ऐसी कोई वैल्यू पुट करके अरेंज कर पाओगे? तो डिंपल मैं रेज हैंड पे तुमके कॉल तो ले रहा हूं, और क्या करूं बेटा? अब तो तुम्हारी ओर से कॉल कट रहा था, मैं क्या करूं उसके लिए? क्या तुम्हारे पास इस सवाल के ऑप्शंस हैं? क्या तुम्हारे पास इस सवाल के ऑप्शंस हैं? ये जानकारी हमने वेरीफाई कर ली है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 7 है तो रेशो भी आपके लिए 7 ही आ रहा है, रेशो भी आपके लिए 7 ही आ रहा है, रेशो भी आपके लिए 7 ही आ रहा है। तो आप इनमें वैल्यू को अरेंज कर सकते हैं। देखो वैल्यू को आप अरेंज कर सकते हैं। हम ए बी सी का जोड़ करना चाह रहे हैं 7, ए बी सी का जोड़ करना चाह रहे हैं 7। जैसे मैं ए का मान 1 मानूंगा, बी का मान 4, सी का मान 2 रख के देखो क्या बात बन रही है? 2 एकम 2, 4 तिया 12, हाँ ये 14 बन पा रहा है। सर 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8, 3 सी का मतलब 3 दूनी 6, ये 14 बन रहा है, बात बन नहीं रही। ये 4 और ये 3 7, ये बात नहीं बन रही बेटा, नहीं। 1 4 2 पे, 1 4 2 पे वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। फिर तुम्हें अपने सवाल को बेसिक तरीके पर जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें सवाल को बेसिक से करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, इसको बेसिक से करने के लिए क्या करोगे? ये जो नीचे मैंने कहानी लिखी है ये हटाऊं बेटा? एक बार स्पेस की कमी है मेरे पास, जो नीचे लिखा है ये पूरा हटा दूं, जो सवाल का ही पार्ट है आपके। इससे मैंने ये वेरीफाई किया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? 7। अब आप इस जानकारी को और इस जानकारी को देखेंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं b और c को आप वैल्यू पुट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं इसको 3 से गुणा करता हूं, तो 3a 3b और 3c, इसका मान बनेगा 21। ये इसमें से घटा दो, जब घटाओगे तो 3a में से a गया a, 3b में से 3b गया कैंसिल, और 3c प्लस का आ गया 3c, बराबर बनेगा 7। डिंपल बेटा मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूं यहाँ पे, 3 बार तुमको कॉल कर लिया, आगे से कॉल कट हो जा रहा है बेटा, मेरा फॉल्ट थोड़ी है इसमें। ये इक्वेशन का मान ये आ गया। एक तुम्हारे पास ये इक्वेशन भी है, 2c प्लस 3a बराबर 10। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सर आपने कहा इसमें मैं गुणा करूंगा 3 से, तो बन जाएगा 3a 9c 21 और 3a 2c 10। सर माइनस माइनस करोगे, 7c की वैल्यू आ गई 11, c की वैल्यू आ गई 11/7। ये आपके पास c का मान आ गया बच्चे, ये तुम्हारे पास c का मान आया है, c की वैल्यू आ गई है 11/7। अगर c का मान 11/7 आया है, अब यहां पर रखकर b का मान ज्ञात कर सकते हैं। 2b प्लस 33/7 बराबर 11, 2b कितना आएगा? 11 माइनस 33/7, 7 एलसीएम लोगे 77, यह आएगा 44/7। बी की वैल्यू आएगी 22/7, बी की वैल्यू आएगी 22/7। और इसी प्रकार दोस्तों अब आपको ए की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू बनेगी 44/7, ए की वैल्यू बनेगी 44/7। ये इन तीनों के मान आएंगे, इनको ज्ञात कर लीजिएगा। ए बी सी के अलग अलग मान आ जाएंगे। अब बात समझ में आई क्या डिंपल? ऑप्शन से चीजें आसान बनेंगी। अरे बेटा एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरे पास जो इतने डाउट बेटा आए हैं ये करवाने हमारे लिए जरूरी होते हैं। अब तुम बात नहीं समझ रहे हो, मैं क्या करूं उसके लिए बेटा? तुम भेजे जा रहे हो
भेजे जा रहे हो बेटा, तो मैं क्या करूं? बहुत बढ़िया मनीष, काबिले तारीफ। ये मनीष जी ने सवाल भेजा है और यही भाई साहब बार बार पूछ रहे हैं कि आज केवल डाउट करवाओगे क्या? अरे क्या इसमें डायरेक्ट तुम वैल्यू पुट नहीं कर सकते? जब सवाल में ऊपर नीचे डिग्री सेम है, जब सवाल में डिग्री सेम है, तो क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या? भाई ये अर्थमेटिक में ही आएगा, आपको लास्ट में मीन मोड का पूरा कंसेप्ट करवाएंगे। जब मीन मोड करवाएंगे तब ये बात आ जाएगी। यही मनीष जी 500 बार कमेंट कर चुके हैं कि आज केवल डाउट करवाओगे क्या? बहुत बढ़िया। जो अभी पढ़ाया नहीं है उसी के डाउट चल रहे हैं तुम्हारे। आज की क्लास का पूरा आधा घंटा तरीके में वेस्ट कर दिया है। हेलो हाँ भैया बताओ क्या हुआ? सर, वो मैं कह रहा था कि इसके अंदर सर बी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रेशियो 61 है और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रेशियो 61 से कम 45 है। तो ए का रेशियो मतलब सबसे बड़ा रेशियो सी का फिर ए का फिर बी का ऐसा होना चाहिए ना? आपने पहले सी का फिर बी का फिर ए का करवाया था। मैंने क्या करवाया था सर? इसके अंदर ये सी का रेशियो 6, ए का 3 और बी का 5 है ना? इसमें ए का 5 और बी का 3 होना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि सर सबसे बड़ा जो उसमें रेशियो दिया है वो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दिया है 61। हाँ। तो फिर उसके बाद सर उससे छोटा 45 है, उसके अंदर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का सी स्क्वायर के बाद है ना? भाई ये रेशो में दिया हुआ है, एक्चुअल मान थोड़ी है कोई इनके। लेकिन फिर भी सर सबसे बड़ा तो यही होगा ना, एक्चुअल मान नहीं है तो सर ऑर्डर तो यही होगा ना, सबसे बड़ा सी फिर ए फिर बी। हाईएस्ट आप कह रहे सी सबसे बड़ा होगा? यस सर। हाँ फिर तो सी बड़ा ही सबसे। उसके बाद सर ए। उसके बाद ए क्यों आएगा? बी नहीं आ सकता? नहीं सर बी क्यों? क्योंकि सर ये सी और ए का रेशियो सर सेकंड नंबर पर है ना हाईएस्ट में, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो सर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई? मेरी बात सुन एक बार। आपको सवाल दे रहा है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रहा है सवाल में 34 है ना रेशो में। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान देना चाह रहा है वो 61 और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान देना चाह रहा है 45। और मैंने जो आपको सिखा बताया लास्ट में, मैंने ए का मान 3 ज्ञात किया है, बी का मान मैंने 5 किया है और सी का मान 6 किया है। अब बता भाई क्या डाउट है इसमें? सर ए का मान 5 होना चाहिए और बी का 3। ए का मान 5 होना चाहिए, बी का मान 3 होना चाहिए। ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर 61 तो सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसका मतलब सी स्क्वायर सबसे बड़ा है। और सर उसके बाद 45 जो वैल्यू है वो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की है, तो उसका मतलब सी से बाद जो वैल्यू है वो ए की है, फिर उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू बी की है। ये कौन सा कानून आ गया भाई? ये सर रेशियो ऐसे दिया है तो ऐसा ही होना चाहिए ना। ये कौन सा कानून है यार? तुमको ये कह रहा है जी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को जोड़कर 61 बन रहा है, बन रहा है ना? मैंने बी का स्क्वायर जोड़ा है 25, सी का स्क्वायर जोड़ा है 36, क्या 61 बन रहा है? ओके सर, आ गया। मैं पूछ रहा हूँ 61 बन रहा है भाई? यस सर, बन रहा है। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 45 है, सी स्क्वायर का मतलब 36, ए स्क्वायर का मतलब 9, तो क्या ये 45 बन रहा है? यस सर, बन रहा है। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब 9, बी स्क्वायर का मतलब 25, क्या ये 34 बन रहा है? यस सर, आ गया समझ। भाई तो इसमें डाउट किस बात के तो बताओ। सर मेरे को लगा कि इसमें रेशियो में सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा है, तो उसके हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए। गलत बात है। बड़ा ही खुशी का माहौल आपके बैच में, बड़ा ही शानदार बच्चे, और विकास भाई साहब ने दिल जीत लिया। मतलब इसने तो मतलब बात का ना तसल्ली करवा दी है, आनंद करवा दिया। कह रहे जी जो क्लास में चल रहा है उससे हमें क्या मतलब है, जो क्लास में चल रहा है उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो सर वो पढ़ना है जो हमारा मन करता है ना। डाउट हो गए बेटा, मैं समझ गया कि डाउट में डाउट नहीं था। सुनो, डाउट की टैब बंद कर दी गई है, कोई मतलब की बात थी नहीं। जिन बच्चों ने पूरी क्लास लगातार पढ़ी है उनको पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। और इसके बाद भी कोई आपके डाउट अगर आ रहे हैं ना बेटा, तो आपको क्लास को 1-2 बार और पढ़ लेना चाहिए, क्लास को आपको 1-2 बार और जान लेना चाहिए। मुझे जल्दी से बता दो, इस हमने शीट नंबर 3 के कितने सवाल कल क्लास में कर लिए थे? इस क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज में मिस्टेक है, ये इनको सवाल में बताना चाहिए था कि दो बेटों के बीच में, मान लो 2 बेटे हैं, ये जो भी हैं, ये बेटा और बेटी है, तो रेशो में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 7:10 में बांटना चाहिए। अब हो सकता है एक बेटे की बात कर रहा हूं, एक बेटी की बात कर रहा हूं,
तो लैंग्वेज में कोई बहुत बड़ा ऐसा फॉल्ट नहीं था। 11 नंबर सवाल भी आपने क्लास में कर लिया था। 12 नंबर सवाल देखो बेटा, सवाल की बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, 9:3:1 का अनुपात था। सवाल नंबर 13 भी आपको मैंने क्लास में करवाया था, 14 भी क्लास में करवाया था, 15 नंबर सवाल भी क्लास में करवाया था, 16 भी अपने क्लास में कर लिया था और 17 भी क्लास में कर लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन में आपने रेशो मर्ज कर लिया सब बच्चों ने? 18 नंबर में सबने रेशो को मर्ज कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे बच्चे बेटा घूम फिर के एक भी सवाल का कह रहे होमवर्क मत दो सर। अंकिता कह रही है सर मुझसे तो बना नहीं सवाल ये। ए और बी 2:3 में, बी अनुपात सी में 4:3 है और सी अनुपात डी में। अंकिता बेटा पुरानी क्लास को क्यों नहीं पढ़ती हो? एक बार जो पुरानी क्लास में तुम्हें होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा बेटा कब करोगी? इसका गुणा 3 से, इसका गुणा 4 से करोगे तो 8, 12 और 9 बनना चाहिए। 8, 12 और 9 बनना चाहिए। और आपने कहा जी अब इसका गुणा 2 से और इसका गुणा 9 से। और ये बता दो मुझे ABCD को मर्ज करके रेशो तुम्हारा 16:24:18:27 बना क्या? अंकिता रेशो मर्ज हुए कि नहीं हुए? ₹3400 टोटल है। टोटल का मतलब ये 40 और 45 85 की वैल्यू है। आपने कहा बी और डी का योग बताना है, बी और डी का योग तो 51 आएगा। पूरा पूरा कट रहा है जी, 4 बार 40, 2040 आपके सवाल का उत्तर आ गया। हमने वैल्यू सिस्टम बताया था, जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, जिसकी वैल्यू पूछे वो गुणा में। जो वैल्यू दी जाए वो बटा में, जो पूछी जाए वो गुणा में। जो वैल्यू दी जाए वो बटा में, जो पूछी जाए वो गुणा में। केवल इस बात को आपने ट्राई करना है, सिंपल। सुनो 19 नंबर क्वेश्चन की बात सुनिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन की बात सुनिएगा। एक व्यक्ति उनकी बेटी, पत्नी और बेटे के बीच में 3,30,000 रुपया बांटता है और ऐसे बांटता है कि बेटी की हिस्सा राशि का 1/2 हिस्सा बराबर है वाइफ के रेशो का 1/4 बराबर है सन का 1/5। डॉटर, वाइफ और सन का रेशो 2, 4 और 5 आना चाहिए क्या? रेशो यही आना चाहिए क्या सर? 3,30,000 है, ये एक्चुअल में टोटल की वैल्यू है 11 की। बेटी का हिस्सा कितना है? 2 गुना करना है, 11 तिया 33। सर 30,000 का दुगुना करोगे 60,000 उत्तर बनेगा। क्या ज्ञात कर पा रहे हो आप लोग? कल मैं ये समझ रहा था कि बच्चे सीरियस हैं तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर दे रहा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ऐसा काम मैं गलत कर रहा था। 56,250 रुपए को ABC में बांटा और इस प्रकार बांटा दोस्तों, इस प्रकार बांटा। ए को बी और सी के योग का आधा मिलता है, आधा। यानी बी और सी को 2 मिलते हैं तो ए को 1 मिलता है क्या? ए को बी और सी के योग का आधा, यानी बी और सी को 2 रुपए तो ए को मिलेगा 1 रुपया। आगे तुमको यही सवाल कह रहा है सर बी को ए और सी के योग का 1/4 मिलता है, ये 4 तो ये 1। एक ही सवाल में 2 बार रेशो दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, तो जोड़ तो बराबर होना चाहिए। अरे यहां पर ABC की बात हो रही है, इधर भी ABC की बात हो रही है। सर हो ना हो जोड़ तो बराबर होना चाहिए। मतलब कि इसका गुणा 5 से और इसका गुणा 3 से कर दूं क्या? इसमें आ रहा है जोड़ 3, इसमें आ रहा है 5। सर बराबर होना चाहिए। यानी इसको लिख सकते हो 5:10, इसको लिख सकते हो 3:12। इतनी बात क्लियर? जी हां सर। देखो ए के स्थान पर आ रहा है 5, बी के स्थान पर आ रहा है 3। बताओ सी के स्थान पर 7 आएगा क्या? सी के स्थान पर 7 आएगा क्या? रीना कह रही है 5, 3, 2 आएगा। वाह रीना वाह बेटा। ए और सी का जोड़ 12 है, अरे ए 5 है तो सी 7 ही तो आएगा। ये यूं कर लो, बी और सी का जोड़ 10 है, बी का मान 3 है तो सी 7 ही तो आएगा। सर टोटल रुपए हैं 56,250। ये टोटल की वैल्यू है, मतलब 15 की वैल्यू है। मैंने पूछा ए बी से कितना ज्यादा है? सर ए और बी का डिफरेंस पूछा है, 2 की वैल्यू पूछी है क्या? वैल्यू सिस्टम क्या होता है? जिस चीज की वैल्यू दी जाए वो बटा में, पूछी जाए वो गुणा में। तो 15 तिया 45, 112, 15 7 105, 15 7 105। ये लो बेटा, ये सॉरी माफ कीजिए, 15 5 75 क्या, 15 तिया 45, 112, 15 7 105। ये तो बात बननी चाहिए। लास्ट में आ गया 7 5, 15 5 75।
3750 का दुगना करोगे तो 7500 डिफरेंस आएगा। आपको ए का हिस्सा ज्ञात करने की नीड नहीं है, आपको बी का हिस्सा ज्ञात करने की नीड नहीं है। डायरेक्ट उस बात को डिफरेंस पे ट्राई कर दीजिए। अरे बता दो 20 नंबर तक के सवाल क्लियर हैं या कल इनमें से भी डाउट लेकर आओगे? ये तो मैंने अभी डाउट की टैब आपकी बंद कर दी भाई साहब, नहीं तो मैं आपको बताऊं क्लास के लास्ट तक आते आते ना 100 डाउट तो और आ जाते, 100 डाउट तो कम से कम और आ जाते, ये कहते हुए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। जरा बताइए, इस सवाल में उत्तर 7155 आया। 2018 सीजीएल मेंस का सवाल है ये। सर ए और बी का रेशो था 6:7, बी और सी का रेशो आ रहा है 3:2। सर ये तो गंदी बात है, एक ही क्वेश्चन में बी बार 2 अलग अलग आ रहा है, ये कोई बात थोड़ी है। तो मैं इसका गुणा करूंगा 3 से, इसका गुणा करूंगा 7 से। यानी आपने कहा सर देखो ऐसा करने पर क्या होगा, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 हो गया मर्ज। टोटल पैसा कितना है मुझे नहीं पता। ए और सी का डिफरेंस दिया है, ये 540 ए और सी का डिफरेंस है, मतलब 4 की वैल्यू है। आपने कहा टोटल पैसा बताओ, टोटल पैसा। सर टोटल पैसा तो इनका जोड़ होगा, 8 1 9 4 13 का मतलब एक कैंसिल, 2 4 5 53 की वैल्यू चाहिए। आसान सवाल करने के लिए आप ये कर सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 135। सर 135 गुणा 53 देखकर क्या आप जजमेंट कर पा रहे हैं जो भी सवाल का उत्तर आएगा यूनिट डिजिट 5 आएगा? ये दोनों उत्तर हो नहीं सकते। सर 135 ना 3 का मल्टीपल भी है। हमारा उत्तर भी 3 का मल्टीपल आएगा। 8 18 ये 3 से कट रहा है, 7 4 11, तो 13 5 18 ये भी 3 से कट रहा है। 3 का भाग 3 चौक 12 15। हमारा उत्तर 9 से भी कटना चाहिए, 9 से दोनों कटेंगे, 9 से दोनों कटेंगे। हमारा उत्तर ये 45 का फैक्टर क्या बनेगा, 9 गुणा 15, 15 गुणा 9, तो 27 से भी उत्तर कटना चाहिए, 27 से भी कटना चाहिए। 27 से कटने का बच्चों एक ही ऑप्शन होगा, 27 दूना 54, 175, यही ऑप्शन 27 से कट पाएगा। उत्तर सवाल का यह बनना चाहिए। आप चाहें तो 135 का 53 से गुणा भी कर सकते हैं, तब भी आपको आइडिया पड़ जाएगा कि सवाल का उत्तर ए बनेगा। क्या आप सबको फॉर्मेट समझ में आया? बाईस नंबर सवाल सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बात को समझिएगा। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी 2 बेटों, पत्नी और भाई के बीच में बांट दी। बेटा इसके 2 तो बेटे, एक पत्नी है, एक भाई है, तो 4 लोग हो गए ना बेटा। लोग पैसा बांटने वाले लोग कितने हो गए? 4। मतलब 2 बेटे हैं, एक को मैं बोल दे रहा हूं बेटा एल्डर सन, एल्डर एल्डर मतलब बड़ा बेटा, एक को बोल दे रहा हूं बेटा यंगर, छोटा बेटा, एक उनकी धर्मपत्नी है और एक उनका भाई है। ये पैसा काबिज करने वाले लोग कितने हो गए? 4। जितनी भी पूंजी थी उसका आधा हिस्सा दिया बेटा, किसमें? आधा हिस्सा गया इनके बेटों के, और बेटों ने ये पैसा 4:3 में बांट लिया। बड़े वाले बेटे को 4, छोटे वाले बेटे को 3 मिलेगा। अरे ये पैसा इन्होंने 4:3 में बांट लिया क्या? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, दोनों बेटों को मिलाकर अगर तुम 7 रुपए दे रहे हो, दोनों बेटों को मिलाकर अगर तुम 7 रुपए दे रहे हो, तो टोटल पैसा आपका 14 होना चाहिए, 14। मैंने कहा ना, दोनों बच्चों को, दोनों लड़कों को संपत्ति का आधा हिस्सा दे रहा है, यानी इन दोनों को मिलाकर अगर 7 दे रहा है ना, तो वाइफ और भाई को मिलाकर भी 7 देना चाहिए। आधा इनमें बांट दिया। ठीक। पत्नी को छोटे बेटे से दुगना पैसा मिलता है, पत्नी को दे देगा भाई साहब 6 रुपए, छोटे बेटे से दुगना 6 रुपए, और बच गया 1 रुपया, ये भाई को दे देंगे, बच गया 1 रुपया, ये भाई को दे देंगे। हमने कहा टोटल पैसे में से आधा पैसा दोनों बेटों को 7 रुपए, तो पत्नी और भाई को भी 7 रुपए। पत्नी को छोटे बेटे से दुगना, तो पत्नी को मिलेंगे 6 और भाई को मिलेगा 1। आई बात समझ में? सवाल कहता है जी भाई को मिलते हैं 1 रुपया, ये 1 रुपया वैल्यू है 18,000 की, टोटल पूंजी कितनी होगी? 14। 18 गुणा 14 आते हैं 252, आगे 3 जीरो लगानी है बेटा। आपके सवाल का उत्तर सी बन गया। क्या तुमको यह सवाल अब समझ में आया? कल तुमसे घर से हुआ था नहीं हुआ था मैटर नहीं करता, अब तो समझ में आया ना? सुनो, 1655.90 रुपए अमित, विपिन और चंद्र के बीच में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि जब अमित को 2 रुपए मिलते हैं तो विपिन को
विपिन को 3 आएंगे बेटा, 3। जब अमित को 2 मिलते हैं तो विपिन को मिलते हैं 3 रुपए। कह रहे ना, दैट एवरी ₹2 रिसीव्ड बाय अमित, विपिन रिसीव्ड 3 रुपीज, विपिन रिसीव्ड 3 रुपीज। एंड फॉर एवरी 4 रुपए विपिन रिसीव्ड, जब जब विपिन को 4 मिलते हैं ना तो चंद्रा को मिलते हैं 3। बेटा विपिन के 4 रुपए के लिए चंद्रा को 3 रुपए मिलते हैं, विपिन के 4 और चंद्रा को मिलते हैं 3। ये थोड़ी सी बात को आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज में फॉल्ट दिया था। विपिन को मिलने वाले 4 रुपए के लिए चंद्रा को मिलते हैं 3। सर रेशो में क्या गड़बड़ है, जल्दी बताओ सब बच्चे, रेशो में क्या गड़बड़ है? सर विपिन का हिस्सा बराबर नहीं है, विपिन को तो बराबर करो सर। विपिन को बराबर ऐसे कर सकते हैं अपन, अरे रेशो को मर्ज करने की बात आनी चाहिए, रेशो को मर्ज करने की बात आनी चाहिए। ये बातें मैं तुम्हें इतनी बार बताऊंगा कि गलती कभी हो नहीं सकती। सर 1655.9 रुपए हैं, 12, 8, 20, 9, 29 की वैल्यू है। आपने पूछा अमित का हिस्सा 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है। बेटा ये पॉइंट उड़ाइएगा, बटा में 0 आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 29 से ये नंबर कटना चाहिए, 29 से ये नंबर कटना चाहिए। देखो आप यूनिट डिजिट से भी बात कर सकते हैं। 9 के लास्ट में 9 आएगा, एक बार लास्ट में 8 आएगा बच्चे, और लास्ट में 8 केवल एक ही पॉइंट पे है, लास्ट में 8 केवल एक ही पॉइंट पे है। देखिए अगर मैं 29 से काट भी दूंगा, 29 5 145 205, फिर 7 बार काटोगे, 7 बार काटोगे, लास्ट में फिर आपका बचे कितना बचेगा 1। ये 57.571 हो गया। गुणा करोगे तो जानकारी आपको यही मिलेगी बेटा, जानकारी यही मिलेगी, वेरीफाई कर सकते हो। डिवाइड करना आना चाहिए साहब। अब कोई बच्चा बोले साहब मेरे को तो डिवाइड करना नहीं आता, तो बेटा उसके लिए फिर आपको एकेडमिक ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको फिर दोबारा से अपना स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और नंबर का अनुपात पूछा है। ये क्वेश्चन आपने कल भी किया था ना बेटा, इससे पहले वाली क्लास में भी आप ये सवाल कर चुके हो। योग है बेटा इनका ये, तो पहली संख्या क्या आएगी? सर पहली संख्या आएगी जोड़कर आधा करना है, दूसरी संख्या क्या आएगी? घटाकर आधा करना है। रेशो की बात करनी है तो 9:1 बनेगा, 9:1 बनेगा। काहे इस बात में कष्ट करना है बेटा, काहे इस बात में चिंता करनी है? वेरी सिंपल। दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात बताओ, संख्याओं का अनुपात बताओ। तो आपने कहा देखो सर बात ऐसी है, a + b 40 है, a - b अगर 4 है, a आएगा इनको जोड़ के आधा, b आएगा घटाकर आधा, रेशो बनना चाहिए 11:9, उत्तर ये बनेगा। अब सारे बच्चे बता दो जी 25 नंबर तक के सवाल अब कंप्लीट हैं या अभी भी कोई डाउट बाकी है? सुनो आगे। देखो 3 संख्याएं हैं बेटा, 3:4:5 में। मैंने आपको 3 नंबर बोले हैं, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। देखो ये रेशो है, ये रेशो है, ये नंबर 3 4 5 नहीं है, ये 3x 4x और 5x हो सकते हैं, है ना? आप जानते हैं ये 3x 4x और 5x मान सकते हैं। अब जो जो तुम्हें बात बोले वो बात पढ़ लो साहब। सवाल क्या कह रहा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। बेटा मेरे वैल्यू सिस्टम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, एक बार मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, x मान के, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 8x हो गया क्या? अरे बोलो 8x हो गया। दूसरी संख्या के योग और 52 के योग के बराबर है। सर ये चीज है ना, ये दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ये दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। इसका मतलब बेटा कि आप ये कह सकते हो क्या, सबसे बड़ी और छोटी संख्या के योग में से ये घटाएंगे तो 52 आएगा। यानी 4x की वैल्यू आ रही है 52 और x का मतलब कितना आ रहा है बच्चों? 13। अगर x का मतलब 13 आ रहा है तो सबसे छोटी संख्या 39, मिडल की संख्या 52 और लास्ट की संख्या आएगी 65। और तुमको सवाल में कुछ भी पूछे तुम याद कर सकते हो। सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, 39 बनना चाहिए क्या? 39 बनना चाहिए ना। अब थोड़ी सी मेरी बात को सलीके में समझना। मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बेटा, मेरे पास दो संख्याएं हैं a और b, ये मान लो 3:2 में है, और मैं आपको बोलता हूं कि इन संख्याओं का जो योग है, इन नंबर का जो सम है वो 50 है। तो डायरेक्ट एक काम किया करते हो आप एक काम करते हो बेटा कि 50 के बटा में आप रखते हो 5 और a चाहिए तो 3 से गुणा कर लेते हो, ऐसे ही करते हो ना बेटा?
आप बिना एक्स वैक्स माने अपना सवाल ज्ञात कर लेते हो। देखिए, अगर तुम्हें योग दिया जाए, अगर तुम्हें डिफरेंस दिया जाए, तो कभी बेटा एक्स मानने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी सवाल में तुम्हें स्क्वायर, क्यूब, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई दे दिया जाए, तो बेटा एक्स मानने की आवश्यकता वहां होती है। एक्स मानने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्यों होती है सर? मेरी बात को समझना। ए अनुपात बी, मैंने कहा सर ये नंबर 3 है और ये नंबर 2 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका गुणा, सर इनका गुणा आएगा 600, इनका गुणा आएगा 600, तो आप सुनिएगा, ये नंबर 3x है और ये 2x है। बेटा देखो, जोड़कर तो 5x ही बनता है, लेकिन गुणा करने पर आपको पता है ये 6x स्क्वायर बनता है, ये 6x स्क्वायर बनता है। x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 100 और x का मान कितना आ रहा है बच्चे? 10। अब आप ये नंबर कह सकते हो 30 और 20। मेरी बात पे गौर कर रहे हो? ऐड और सब्ट्रैक्ट के टाइम पर x का कोई यूज नहीं है। सर आपने कहा वहां आपने x क्यों नहीं माना? देखो, वहां मैंने x बेटा इसलिए नहीं माना कि ये मैं 3x मानता, ये 2x मानता, ये 5x होता, ये x होता, इस x से ये x तो कट जाता। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता। 600 जो है ये वैल्यू बनती है 6x स्क्वायर की। आपने 3x पूछा है तो केवल एक ही बार x कट पा रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वर्ग, घन और मल्टीप्लाई की बात आए ना, तो आपको अपने नंबर के साथ में x चिपका लेना चाहिए। अपने साथ में बेटा x आपको चिपका लेना चाहिए। a और b, सर ये नंबर है 4x और 5x। वर्गों का अंतर सुनिएगा, स्क्वायर का डिफरेंस, बेटा इसका स्क्वायर बनेगा 25x स्क्वायर, इसका डिफरेंस बनेगा 16x स्क्वायर। तो आपने कहा सर देखो 9x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 81। x स्क्वायर का मतलब क्या आ रहा है? 9। तो x का मतलब क्या आएगा? 3। मैं तुम्हें बच्चों की तरह एक एक स्टेप लिखकर बता रहा हूं ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए कि आखिर हमारे सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर सवाल का रीजन क्या है, कैसे कैसे ये बात प्लान करनी है। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है तुम्हारे? क्लास को ना 2-2 बार ढंग से पढ़ा करो बेटा, ऐसे डाउट मत लाया करो। सुनो, 3 संख्याएं हैं बेटा, क्या मैं 3x, 2x और 5x मान लूं? 5x मान लूं। 3x का स्क्वायर है 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर। अब ये तो मैं तुम्हें एक एक स्टेप लिखकर बता रहा हूं बेटा। 25, 4, 29 और 38 का x स्क्वायर। अधिकतम चीजों को आपने अपने माइंड में सॉल्व करना होता है। x स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 1862/38। सर 38 की तो टेबल याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। 2 से काट लेते हैं 19, 2 से काटते हैं 931। आपने कहा सर ये बात तो ठीक है। 19 से काटेंगे 19 चौका 76, 19 निमा 171। तो x की वैल्यू 7 आ रही है क्या? x की वैल्यू 7 आ रही है। सर अगर 7 आएगा तो ये नंबर बनेगा 21, ये नंबर बनेगा 14, ये नंबर बनेगा 35। बीच वाली संख्या कौन सी है बेटा? इन तीनों में बीच वाली संख्या तो 14 बनेगी। 14 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या 28 नंबर समझ में आया? जैसा 28 नंबर सवाल है, हूबहू सेम डिट्टो सवाल 29 है क्या? मैं ये गलती तो कर रहा हूं तुम्हें होमवर्क देने की, पर मैं जानता हूं कि मुझे कल की क्लास में करवाना पड़ेगा। आपकी क्लास में से लोग आएंगे, ये बोलेंगे कि बाकी सारे तो हो गए, बस एक 29 नहीं हुआ जी, वो करवा दीजिए। तुम्हें करना है बेटा। देखो, इस क्वेश्चन में ये गुणनफल की बात है। जब भी कभी गुणनफल बोले तो तुम्हें x मानकर चलना है, ध्यान रखना, भूलना मत। सर पहली और दूसरी का रेशो क्या है? 8, 9। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशो क्या है? 3, 4। तो जरा मुझे बताइएगा a b c, तो ये 8, 9 और 12 आना चाहिए क्या? मैंने रेशो को मर्ज कर दिया बेटा, रेशो को मर्ज कर दिया। सर ये 8x और 9x और 12x बनेगा। हाँ, इन देखो तीनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 8 गुना 9 गुना 12 गुना ये x क्यूब हो जाएगा क्या? अरे बताओ बताओ, ये x क्यूब हो जाएगा क्या? x x x करेंगे, x क्यूब करना है, ध्यान रखना, ये क्यूब का खेल है बेटा। अच्छा बेटा, आप में से कोई उत्तराखंड से है भाई? उत्तराखंड से? अच्छा, मल्टीप्लाई केवल फर्स्ट और सेकंड का दिया है क्या? सुनो, पहली और तीसरी का दिया है, पहली और तीसरी का, फर्स्ट और थर्ड का, तो कोई बात नहीं। 8x गुणा 12x बनाएंगे 2400। 12 से काटेंगे 200 बार कटेगा, 8 से काटेंगे 25 बार कटेगा। x स्क्वायर से 25 है
तो x का मान कितना आ गया 5। ये x क्या बेटा, आप तो ये मानो आपको सारे नंबर लग गए पता। अगर ये पूछूंगा 40, ये बनेगा 45 और ये बनेगा 60, तीनों नंबर आप लोग याद कर सकते हैं। उत्तराखंड में कहां है, किस शहर से है बताइए एक बार। उत्तराखंड में शहर का नाम बताओ। नैनीताल। नैनीताल का अभी इस समय क्लाइमेट कैसा है बेटा, मौसम, क्या बारिश आ रही है या क्या इस समय का माहौल चल रहा है, बताओगे थोड़ा सा। नैनीताल के आसपास क्या बारिश का मौसम है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है कि नहीं आ रही। आज नहीं, मतलब आने वाले 2 दिन में क्या फोरकास्ट चल रहा है कि मौसम जाने लायक है कि नहीं है। लैंडस्लाइडिंग हो रही है। नहीं, मैं सोच रहा हूं कि सैटरडे संडे फ्री हो तो दिन नैनीताल जाते हैं, लेकिन मौसम ठीक नहीं है। सुनिए, ये 3x 4x और 7x है। 3x 4x और 7x है। इन तीनों का देखो गुणा ऐसे कर लिया करो, 3 गुणा 4 गुणा 7 गुणा एक्स क्यूब लिखना भूलना मत सर, एक्स क्यूब करना भूलना मत, क्योंकि ये जानकारी इसी प्रकार चलती। 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 4 1, 7 5 35, 6 4, 7 निम 63, 7 दूनी 14, 4 तिये 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 1 9, 12 एकम 12, 5 एक 72। क्या बच्चों एक्स का मान 6 आएगा? क्या एक्स का मान 6 आ जाएगा? एक्स का मान अगर 6 आ रहा है तो 6 तिया 18, 6 चौका 24, 7 छिका 42, खत्म। 31 नंबर सवाल तक की बात आप सबको क्लियर है? सवाल देख के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सर आप एक दिन मार्केट गए, आपने वहां से कुछ चावल लिए, कुछ गेहूं लिए। इनका जो वजन था, वजन भार, भार में बेटा आपने 4 लिए चावल और 3 लिए गेहूं। किलो मान लो, किलो 4 किलो मान लो, 3 किलो मान लो। और इन्होंने कीमत, बेटा कीमत है इनकी 5:6 में। कीमत है 5:6 में। बेटा खर्चा किस बात पे डिपेंड करता है? आप दुकान पे गए, उसने कहा 5 रुपए किलो है, आपने कहा 4 किलो दे दो, तो 20 रुपए यहां लग गए, 18 रुपए यहां लग गए। टोटल तुम्हारी जेब से खर्चा हो गया 38 रुपए का। मेरे हिसाब से खर्चा हो गया 38 रुपए का। सवाल कहता है 380। ये तो वैल्यू सिस्टम भी इतना सिंपल है, ऐसे कर दूं क्या? तो चावल का खर्चा कितना हो गया? 200 रुपए। अगर ये पूछे गेहूं का, तो गेहूं पे आपकी कॉस्टिंग आई है 180 की। गेहूं पे आपकी कॉस्टिंग आई है 180 की। 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लें अपन। चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद, कंटिन्यू। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
अरे एक बार अमन सर का फोन आया था भाई, अमन सर का फोन आया था। पहला आदमी दिन में कितने बनाएगा दोस्तों? तो पहला आदमी दिन में कितने बनाएगा? दूसरा आदमी बना रहा दिन में, दूसरा आदमी बना रहा दिन में 1500। 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू आएगी 2250। कोई दिक्कत नहीं है सर, आसान सवाल है ना बेटा। ये जो कहानी आप पढ़ रहे हो ना, ये कहानी पढ़ रहे हैं वैल्यू सिस्टम, ये कहानी पढ़ रहे हैं वैल्यू सिस्टम। ये बात चल रही है वैल्यू सिस्टम की। वैल्यू सिस्टम का मामला क्या है वो बात समझने की कोशिश है। अब सुनिएगा, अब थोड़ी सी कहानी बेटा अलग वे में जा रही है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ी कहानी बढ़ेगी, थोड़ा मामला समझना है। सर ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, ए बी सी 3 लोग हैं सर। इनमें एक पैसा बांटना था मुझे 1:4:1/6 में। मुझे किसी ने बोला कि भाई साहब पैसा इस अनुपात में बांट दो, पर मेरे से गलती क्या हो गई बेटा, मेरे से बाय मिस्टेक गलती क्या हो गई, मैंने पूरी बात तो सुनी नहीं, मैंने पैसा बांट दिया 4:5:6 में। बांटना था इस अनुपात में और बांट दिया इस अनुपात में। अब एक बात बताओ, पहले मुझे बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं बेटा, तो क्या इनका एलसीएम 60 आता है? 6 और 5 का एलसीएम 30, 30 में 4 से करोगे तो 60 बनेगा। सर रेशो बनेगा 15:12:10। इस अनुपात में पैसा बटना चाहिए था सर। 555 रुपया अगर इस अनुपात में बढ़ता तो क्या ये टोटल यानी 37 की वैल्यू होती? और सी के हिस्से में क्या आता सर? सी के हिस्से में ये आता 37 एकम 37 पैंजा 185। सर सी को 150 रुपए मिलने चाहिए थे, कायदे में सी को 150 मिलना चाहिए था, पर मैंने जो गलती कर दी, इस गलती के कारण बेटा ये 15 के हिस्से में बटेगा और सी को इतना मिल जाएगा। 3 बार 7 बार 222 रुपए मिल गए। सी को मिलने चाहिए थे बेटा 150, मिल गए 222, तो 72 रुपए का फायदा हो गया। क्या 72 का फायदा हो गया सी को? भाई सी को कायदे से तो 150 मिलने चाहिए थे, तुमने 222 दे दिए। सी तो बेटा उड़ा उड़ा घूम रहा है, इसको 72 रुपए फालतू मिल गए, ये कह रहा अपनी लाइफ सेट है। क्लियर बात है? अब थोड़ी सी बात को और समझना, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों की, ए बी सी। बेटा डायरेक्ट लिखना समझो, इसका अगर गुणा करोगे 12 से तो 6 4 3 आएगा। पैसा बांटना चाहिए था इस अनुपात में और पैसा बांट दिया आपने 2 3 4 में, ये गड़बड़ हो गई आपने। पैसा बांटना चाहिए था इस अनुपात में सर 117 रुपए, यहां वैल्यू आ रही है 13 की, 13 निमा 117, 54 9 चौका 36 और 9 तिया 27। इस अनुपात में पैसा मिलना चाहिए था और मिला किस अनुपात में? 117/9, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। इस अनुपात में पैसा मिल गया। तो बेटा आप मुझे बताओ, देखो हमसे क्या पूछा, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? बेटा फायदे का मतलब पैसा ज्यादा मिला। भाई फायदा तभी होता ना जब आपको कम पैसे की बजाय ज्यादा मिल जाए। अब सी को तो बेटा घाटा पड़ गया, सी को तो पैसे कम मिले। बी को फायदा हुआ है, बी को फायदा हुआ है पर 3 रुपए का हुआ है, लेकिन सी को बेटा फायदा हुआ है 25 रुपए का। तो मेरे को यही पूछा था किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? बेटा फायदा सबसे ज्यादा सी को हुआ है, 25 रुपए का मिला है। क्या तुम्हें अब ये बात समझ में आई? एक और ट्राई करते हैं। देखो बेटा इस सवाल में आपको पता है क्या करना है? आपने तीनों लोगों का प्रॉफिट लॉस चेक करना है। तीनों लोगों को प्रॉफिट लॉस चेक करना है कि तीनों लोगों को लाभ हुआ कि हानि हुई। ये माइनस का साइन डिनोट कर रहा है, ये माइनस का साइन डिनोट कर रहा है कि प्रॉफिट लॉस में क्या बनना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, ये सवाल अगर मैं पेपर में ना करूं ना बेटा तो ऑप्शन से भी मेरा उत्तर आ जाएगा। भाई बराबर पैसा है, तीनों लोगों में बराबर बन रहा है ना, तो 2 लोगों का प्रॉफिट होगा या एक का लॉस होगा तो बराबर ही तो होगा। जैसे 90 और 80 170 ये कट रहा है, एक बात सही है सर, 90 और 80 170 वो 160 है, नहीं बन रहा। तीनों को फायदा कैसे हो सकता है? जब पैसा 3 लोगों में बन रहा है, बराबर पैसा बन रहा है बेटा, तो तीनों को लाभ कैसे हो सकता है? किसी को प्रॉफिट तो किसी को लॉस होगा। और यहां इनका जोड़ सेट नहीं बैठ रहा, तो जोड़ सेट तो बेटा केवल एक ही जगह बैठ रहा है, और वही तुम्हारे सवाल का उत्तर है ना। ये कई बार इस प्रकार पेपर में ना बिना सवाल किए भी जुगाड़ लग जाते हैं, ये उसी प्रकार का सवाल था। अब अगर आप कंसेप्चुअल जाओगे बेटा तो भी सवाल कर पाओगे ना,
अगर तुम्हें कंसेप्चुअल जाना पड़ जाए तो भी तुम सवाल कर पाओगे ना। अगर मान लो ये पैसा तुम बांट कर देखो बेटा, तुम बांट कर देखो, एक्चुअल में ऐसे बंटना चाहिए था, गलती से ऐसे बंट गया। 6 3 9 2 11, 1320 अगर 11 की वैल्यू है तो पूरा पूरा कटेगा दोस्तों 12 बार, 240, 360 और 720। इतना पैसा मिलना चाहिए, इनको इतना पैसा मिलना चाहिए था, और तुमने गलती कर दी बेटा। 5 4 9 3 12, 12 से काटोगे 11 बार कटेगा, पैसा मिल गया 330, पैसा मिल गया 440, पैसा मिल गया दोस्तों 550। अब एक बात बताओ बेटा, ए को क्या हुआ है? ए को अगर मैं तीनों लोगों की बात करता हूं, ए को हुआ है बेटा प्रॉफिट कितना, 90 रुपए का। 240 मिलने थे, 330 दे दिए आपने गलती से, ए को तो प्रॉफिट हो गया। बी को भी प्रॉफिट हुआ 80 रुपए का, लेकिन सी का बच्चे नुकसान हो गया, सी बड़ा परेशान हो गया, सी को लॉस पड़ गया बेटा, सी का घाटा हो गया कितना, 170 रुपए का। सी को नुकसान हो गया, सी को कहा भाई मेरे को मार दिया आपने, तुम्हारे हिसाब में गलती हुई, मेरा काम गलत हो गया। 36 नंबर सवाल का कंटेंट समझ में आया तुम्हें? अब एक बात और सुनते हैं, थोड़ा बेटा हिंदी वाली बात को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सवाल में ना चाहते हुए भी हिंदी में छोटी मोटी गलतियां बेटा हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हिंदी में थोड़ा बहुत गलतियां हमसे हो जाती हैं। हिंदी में सवाल ना चाहते हुए भी आपत्ति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमसे हो जाती है। सुनिए, एन अमाउंट ऑफ ₹21200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो ये क्या है, ये टोटल पैसा है, ये टोटल पैसा है दोस्तों, और ये टोटल पर्सन है, 48 लोगों में बांटना है। इनमें मेल भी है, फीमेल भी है और बॉयज भी हैं, ठीक है। रेशो ऑफ शेयर टू द ऑल मेल फीमेल एंड बॉयज 18 15 20। रेशो ऑफ शेयर्ड अमाउंट टू ईच मेल फीमेल एंड बॉय इज 635। फाइंड द शेयर ऑफ ईच मेल फीमेल एंड बॉय, ये ज्ञात करना है। आप मुझे एक बात बताओ, सवाल तुम्हें साफ साफ क्या कह रहा है बच्चों? सवाल तुम्हें साफ साफ क्या कह रहा है कि 21,200 रुपए मैं टोटल लेकर बैठा हूं, टोटल इतने रुपए लेकर बैठा हूं, इनमें से पुरुष महिला और बच्चों को मैंने इस अनुपात में बांटा है। तो ये टोटल की वैल्यू है क्या? टोटल की वैल्यू है क्या? 53 की वैल्यू है क्या? अच्छा, पूरा पूरा 4 से कटेगा 400। देखिए आप कहना सर जो मेल है, मतलब पुरुष है, पुरुष मेल, यहां पे आना था मैन, मैन को मिल रहे हैं 18 चौकी 7200 रुपए। फीमेल यानी वुमेन आना था, वुमेन, इन्हें मिल रहे हैं 6000 रुपए। और जो बॉयज यानी चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं, लड़कों को मिल रहे हैं दोस्तों 20 चौका 8000 रुपए। क्या बताओ बेटा, इन तीनों लोगों को इतने इतने पैसे मिलने चाहिए क्या? इतने इतने पैसे मिलने चाहिए क्या? ये टोटल की बात हो रही है, टोटल की। लेकिन सर मेरे को तो ईच पर्सन भी चाहिए ना, ईच पर्सन। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, नंबर ऑफ पर्सन का रेशो कैसे आएगा? नंबर ऑफ पर्सन का रेशो क्या आएगा? अरे 53 इनका जोड़ है, कंप्यूटर, नाम तेरा कंप्यूटर, तुमको जोड़ भी नहीं सकता। बेटा एक बात बताओ, मेरी फैक्ट्री में 5 मजदूर काम कर रहे हैं, मेरी फैक्ट्री में 5 मजदूर काम कर रहे हैं, और मैं इनको टोटल सैलरी, मैं इनको टोटल सैलरी दे रहा हूं 2000 रुपए, टोटल सैलरी दे रहा हूं 2000 रुपए। तो आप मुझे बताओ ना, एक मजदूर की सैलरी कितनी आएगी? एक मजदूर क्या 400 रुपए आना चाहिए। तो इस सवाल में आप जरा एक बार कंटेंट को समझें बेटा, एक बार सवाल की भाषा को समझें आप। आपको मैंने बोला कि पुरुषों को टोटल मिल रहे हैं 18 और प्रत्येक पुरुष को मिल रहे हैं 6। पुरुषों को 18, एक पुरुष को 6, तो इसका मतलब 3 पुरुष रहे होंगे। इसका मतलब बताओ 3 पुरुष रहे होंगे क्या? अरे पुरुषों को टोटल तो मिल रहे हैं 18 रुपए, एक पुरुष को मिल रहे हैं 6 रुपए, तो 3 रहे होंगे। रेशो में बात आ रही है, रेशो में। सर आपने कहा महिलाओं को टोटल मिलते हैं 15 रुपए और एक महिला की सैलरी है 3 रुपए, एक महिला की सैलरी 3 रुपए है, तो महिलाएं रही होंगी 5। बच्चों को टोटल मिल रहे हैं 20 रुपए और एक बच्चे को 5 मिलते हैं, तो बच्चे रहे होंगे 4, बच्चे रहे होंगे 4। क्या बच्चों बताओ, ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशो आ गया।
ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशो आ गया। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए, टोटल पर्सन थे 48, टोटल लोग थे 48, क्या ये 12 की वैल्यू है? 4 बार काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंजा 20, 4 चौका 16, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं बच्चों, ऐसे ऐसे लोग रहे। ठीक है, अब 7200 रुपए अगर 12 पुरुषों में बांटोगे तो प्रत्येक पुरुष को मिलेंगे 600। महिलाओं में अगर 6000 रुपए बांटोगे 20 महिलाओं को, प्रत्येक महिला को 300। बॉयज में अगर 8000 रुपए 16 बच्चों को बांटोगे, प्रत्येक को 500 मिलेगा। तो 600, 300, 500 रुपए मिलना चाहिए। ये तो हो गया जी इसका बेसिक मेथड, ये तो हो गया बेसिक मेथड। बेसिक मेथड आपको समझ में आया? और अगर आप बेसिक से सवाल नहीं करते बच्चे, तो ऑप्शन कितने आसान है। देखिए ऑप्शन इतने प्यारे हैं बच्चों, ऑप्शन में तुम्हें सवाल करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। कैसे नहीं करना प्यारे बच्चों? आपको पता है मेरे पास इनकी सैलरी है ना, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़के की सैलरी है ना, वो 6:3:5 में। तो पूछा यही तो है, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़के का हिस्सा, तो वो भी तो 6:3:5 में आएगा, वो भी तो 6:3:5 में आएगा। रेशो 6:3:5 कहां बन रहा है सर? इसमें बन रहा है 5:4:5 ना, 6:5:6 ना, 6:5:4 ना, 6:3:5 एक में ही आ रहा है सर। जो सवाल में ये बात दी गई, ये सवाल में बात दी गई, बस उसी बात को तो पढ़ना है, इसी बात को ट्राई करना था। है ये पूरा सवाल इतना लंबा करने की नीड थोड़ी थी। अगर आप पेपर में स्मार्ट वर्क देखते हो, पेपर में स्मार्ट वर्क देखते हो बेटा, तो ये सवाल बिना किए हो जाता। बस ये ध्यान रखना बेटा, इस लैंग्वेज में टोटल खर्चा कहां कह रहा है और प्रत्येक व्यक्ति खर्चा कहां कह रहा है। ईच पर्सन और टोटल सैलरी अलग अलग चीजें होती हैं, ये अलग अलग बातें होती हैं। इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। क्या 37 नंबर आपको सवाल क्लियर हुआ? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे सुनते हैं। देखो मैं फिर से तुम्हें एक बार कहानी और बता रहा हूं, उस सवाल में कोई डाउट आया फिर एक बार समझो। ये 180 रुपए टोटल रुपए हैं, टोटल ये 180 क्या है बेटा? टोटल रुपए। ये 66% 66% में मैन और वुमेन मिलाकर है बेटा, मैन मिलाकर है। अब एक बात बताओ, ये है मेल, मैन मान लो, और ये है वुमेन। बेटा इनको जो टोटल सैलरी ना, कुल राशि, टोटल जो टोटल राशि है, टोटल राशि वो 5:4 में बंटी है, 5:4 में बंटी है। प्यारे बच्चों इनको 5:4 में बंटी है, ये कर दूं 5:4। और प्रत्येक पुरुष की सैलरी, प्रत्येक महिला की सैलरी, प्रत्येक पुरुष की सैलरी 3:2 में है क्या? प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष की सैलरी 3:2 में आनी चाहिए क्या? अगर प्यारे बच्चों आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर ऑफ पर्सन का रेशो आ जाएगा। अगर मैं टोटल सैलरी में प्रत्येक बंदे की सैलरी का भाग दूंगा, ईच बंदे की सैलरी का भाग दूंगा, तो नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा ना बेटा, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा ना। आपने कहा सर कि 5:6 आ गया, बस अपना काम हो गया। सर टोटल लोग कितने हैं? 66। किसकी वैल्यू है? 11 की। पुरुष कितने हैं? 5। तो सर 30 तो इस कहानी में पुरुष आएंगे और 36 इस कहानी में महिलाएं आएंगी। 30 और 36 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है बेटा। बड़ी बात पल्ले कोई? ईच पर्सन की सैलरी और नंबर ऑफ पर्सन का मल्टीप्लाई करके टोटल सैलरी आती है, तो टोटल में भाग दोगे तो ईच की सैलरी मिल जाएगी। अच्छा बताओ एक कहानी और। 2 शहरों के बीच में बस का किराया 11 से 18 कर दिया। भैया 11 रुपए किराया था, अब से 18 लेंगे, कोई यूज नहीं है बेटा। 11 रुपए किराया था तो 18 लेंगे। मूल किराया 550 रुपए है। अरे मूल किराया होता है जो स्टार्टिंग में था बच्चे, ओरिजिनल किराया। देन व्हाट इज द इंक्रीज इन फेयर? बेटा इंक्रीज कितना हुआ? अरे 900 आंसर नहीं बनेगा रे। तुमसे ये नहीं पूछा कि नया किराया कितना है, तुमसे ये नहीं पूछा कि नया किराया कितना हो गया, तुमसे पूछा है इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज कितना हो गया। तो भैया ये 50 बार कटेगा, 350 रुपए किराए में इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीमेंट किराया हो गया। हमसे पूछा किराया कितना बढ़ेगा, ये नहीं पूछा भाई साहब नया किराया कितना हो गया। बात समझ में आ रही है? जो चीज पूछी है उसको नोटिस करना है बेटा। एक एग्जांपल और समझो। पहले किराया था 25, अब तुमने किराया कर दिया 29। 625 रुपए किसकी वैल्यू है? 25 की। सर किराया कितना बढ़ गया? किराया सर 4 रुपए बढ़ गया, तो 100 रुपए आंसर बन जाएगा। अरे इस शीट का कोई सवाल कल डाउट की तरह लेके मत आना, मैं तुम्हें बार बार सवाल इसलिए करवा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो।
आप मुझे बताओ 625 अगर 5 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या 250 उत्तर बन जाएगा सारे लोगों का? ऐसा तो नहीं है ना कल इसे लेके आ जाओगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे तो समझ में ना आ रहा, क्या करना है? 33 नंबर पर फिर से आइए। क्यों भाई 33 फिर से आओ? एक जैसे जैसे इतने सवाल करवा रहा हूं, 275/5 गुणा में 6 करना है ना भैया, गुणा में 6 करना है ना, 5 5 25 और 5 सर 330 रुपए किराया बढ़ गया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि नया किराया कितना हो गया, मैंने कहा है किराया बढ़ कितना गया, किराया बढ़ कितना गया। सुनो बेटा, तुम्हारा एक ना वाटर पार्क है, तुम समझो तुम्हारा एक वाटर पार्क है, एग्जांपल समझना, पहले आंसर बताना कहीं। तुम्हारा एक वाटर पार्क है और मान लो उसमें एक टिकट है ना बेटा, एक टिकट, एक एंट्री होती है 100 रुपए की, है ना, एक एंट्री होती है 100 रुपए की। और आज उसमें विजिटर आए हैं 20, आज विजिटर आए हैं 20, तो आपका रेवेन्यू कितना होगा बेटा? आपका रेवेन्यू कितना होगा? आपका रेवेन्यू आज तुम्हारी जेब में कितने रुपए आएंगे? 2000 रुपए। इसका मतलब प्यारे बच्चों आप लोग ये बात जानते हो कि आपका जो रेवेन्यू है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्राइस कितनी है, यानी टिकट का रेट कितना है, और विजिटर मतलब ग्राहक कितने आ रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है ना बच्चे। भाई आपका रेवेन्यू ना तो केवल विजिटर पे डिपेंड करता है, ना आपका रेवेन्यू केवल प्राइस पे डिपेंड करता है, कितने रुपए की टिकट है और कितने लोग आते हैं, इन दोनों का गुणा करके तो आएगा, यही होता है। हाँ तो बस यही कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। पहले क्या है बच्चों, पहले आपके वाटर पार्क में ना प्राइस की कीमत 8 रुपए थी, आपने कर दी 11। पहले ये मैं मानता हूं बिफोर और फिर मानता हूं आफ्टर। पहले तुम्हारे वाटर पार्क में एंट्री फीस थी 8 रुपए, अब एंट्री फीस तुमने खुद ने कर दिया 11 रुपए, तुमने रेट इंक्रीज कर दिया। इससे बेटा विजिटर, इससे आपके विजिटर है ना, पहले आते थे 23 तो अब आ गए 21। 2 लोग ये कहकर चले गए कि टिकट महंगी हम तो नहीं आएंगे, आपके विजिटर कम हो गए। अच्छा रेवेन्यू कैसे निकालोगे? सर रेवेन्यू तो इन दोनों का गुणा करके आता है। इसका मतलब पहले अगर तुम्हारा रेवेन्यू 184 रुपए का था तो अब तुम्हारा रेवेन्यू 231 का आएगा क्या? पहले तुम्हारा रेवेन्यू 184 का था तो अब तुम्हारा रेवेन्यू इतना हो गया। मैं समझ सकता हूं बेटा, तुम्हारा रेवेन्यू 47 रुपए बढ़ चुका है, तुम्हारा रेवेन्यू इतना बढ़ चुका है, ये इतना इंक्रीज हो चुका है। सर अगर टिकट में वृद्धि से पहले का राजस्व है, ये वृद्धि से पहले का राजस्व है, इसकी वैल्यू है, तो आप बताओ वृद्धि क्या है, कितना बढ़ गया? सर 47 की वैल्यू ज्ञात करनी है। सर ये 2 बार काटना है, 200, 47 दूना 9400। क्या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट इतना होगा क्या? क्या आपका पैसा इतना बढ़ जाएगा क्या? अब रेवेन्यू इतना हाइक हो जाएगा क्या? तुम्हें ये पता लग गया रेवेन्यू हाइक कैसे हो रहा है? रेवेन्यू आपका 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो देखो ये कॉन्सेप्ट सब में है, चाहे सिनेमा हॉल है, चाहे वाटर पार्क है, चाहे कुछ भी है, भाई पैसा कितना आया ये डिपेंड करेगा ना, टिकट कितने की है, लोग कितने आए, बस। और क्या है सुनो, एक वाटर पार्क में कीमत 11 से तुमने 12 कर दी। तुमने कहा पहले टिकट 11 रुपए की थी, अब टिकट 12 की बेचेंगे भाई साहब। तो लोग भी कौन सा कम थे, जो विजिटर थे वो 8 की बजाय 7 ही रह गए। पहले अगर 8 लोग आते थे तो अब केवल 7 आ रहे हैं। तो इसका मतलब पहले तुम्हारा रेवेन्यू 88 का था तो अब तुम्हारा रेवेन्यू 84 का ही आएगा क्या? अरे अब तुम्हारा रेवेन्यू 84 का ही आएगा। हाँ। सर पुराना रेवेन्यू अगर 88 था तो नया रेवेन्यू क्या होगा? 84 की वैल्यू ज्ञात करनी है साहब। ये पूरा कटेगा 2 बार, 84 दूना 168, ये 000 आ रही है, बात समझ में। वैल्यू सिस्टम कैसे यूज करना है, वैल्यू सिस्टम कैसे अप्लाई करना है, 5 बजे वाले बैच में प्रैक्टिस होगी ना, तो वहां और चीजें मजबूत बनेगी, वहां और कहानी मजबूत बनेगी। ये तो नींवें भरी जा रही हैं बेटा, बिल्डिंग तो उस बैच में बनेगी। ये तो आपकी नींवों को मजबूत किया जा रहा है, बिल्डिंग तो उस बैच में बनेगी। सुनो, ट्रेन में 2 प्रकार के डिब्बे हैं बेटा, एक तो है फर्स्ट क्लास, एक है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में किराया है बच्चों 3 रुपए की टिकट है, और इसकी टिकट 1 रुपए की है। इसकी टिकट तो 3 रुपए की है और उसकी टिकट 1 रुपए की है। सर आपने कहा यहां पर पर्सन आए, एक ही बंदा आया, और यहां पर लोग आए हैं 50। ये क्या है? ये नंबर ऑफ पर्सन है,
प्यारे बच्चों ये नंबर ऑफ पर्सन है, तो इनसे रेवेन्यू आएगा 3, इनसे रेवेन्यू आएगा 50, टोटल तुम्हें रेवेन्यू मिलेगा 53। सवाल कहता एक दिन में ना टोटल रेवेन्यू आया 1325, क्या ये 53 की वैल्यू है? सर द्वितीय श्रेणी से रेवेन्यू कितना आया? द्वितीय श्रेणी से तो 50 आया। 53 दूना 106, 265 5 बार कटेगा सर 1250 रुपए आएगा जी, 1250 रुपए। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? किसी को इस बात में डाउट है तो बताओ। 33 नंबर सवाल के अलावा बताओ इसमें कोई डाउट है तो। सब लोग 5 बजे वाला बैच भी ज्वाइन कर रहे हो, और मैं जो चाहता हूं आप मेरे थॉट समझो, तुम्हें मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग करवाना, चीजों को खेलना, वो सीख पा रहे हो ना? बेटा क्लास को 2 बार पढ़ना, फिर तुम कोई रिकॉर्डिंग चेक करना 1 बार। जब सब चेक करोगे शीट को 2-2 बार लगाया करो, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं बच्चे, ऐसा कंटेंट तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। कोई तुम्हें बोले ना मैं 5000 रुपए में मैथ करवाता हूं, उसका कोर्स खरीदना बच्चे, उसका कोर्स खरीदना, वो भी तुम्हें इतना डिटेल में नहीं करवा पाएगा। सर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास टिकट का किराया आता है 4:1 में, 4:1 में। सर 1:40 में इनका पैसेंजर आए तो रेवेन्यू ऐसा बनेगा क्या बच्चों? ऐसा रेवेन्यू आएगा क्या? 1:10, सॉरी 44 कह सकते हो आप, 1:10 कह सकते हो। सर एक दिन ना 1100 रुपए रेवेन्यू आया, तो प्रथम श्रेणी से कितना आएगा? सर प्रथम श्रेणी से तो केवल 100 रुपए आएंगे सर। अरे इनसे 100 और इनसे 1000। धीमे धीमे ना बेटा, धीमे धीमे ना ये लिखने की आदत भी छूट जाएगी तुम्हारी। तुम 1100 रुपए को अगर 1/10 में काटना है तो डायरेक्ट 100 और 1000 कह सकते हो ना बेटा? डायरेक्ट बताओ, 100 और 1000 कह सकते हैं ना? इस टॉपिक का एक आखिरी कंसेप्ट सीखिएगा, बस 5 मिनट का समय लगेगा। प्यारे बच्चों आगे चलकर एक टॉपिक आएगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला कभी आपने पढ़ा है क्या? स्पीड गुना टाइम होता है, स्पीड गुना टाइम, यही होता है क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बेटा आज जयपुर हूं, कल तुम्हारी क्लास अगर ना हो तो मान लेना कि मैं उत्तराखंड पहुंच गया। मैं आज जयपुर हूं और मुझे जाना है देहरादून, ठीक? अरे सवाल की बात है, क्वेश्चन की बात है बेटा, मान लो ना, ऐसा कोई रियल में नहीं है। जयपुर हूं, जाना कहां है मुझे? देहरादून। डिस्टेंस बेटा मुझे पड़ रही है 500 किलोमीटर की। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाऊंगा, 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में कार चलाऊंगा, तो बताओ कितने घंटे में पहुंच जाऊंगा? सर 5 घंटे लगेंगे, है ना? 5 घंटे लगेंगे। अच्छा अब मैं अगर स्पीड को आधा कर दूं, अगर मैं स्पीड को आधा कर दूंगा, स्पीड को मैंने आधा कर दिया, तो क्या मेरा टाइम डबल हो गया? क्या मेरा टाइम डबल हो गया क्या? बेटा एक बात बताओ, मैं अगर अपना टाइम स्पीड दुगनी कर दूं, मैं कार चेंज कर लूं, मैं नई गाड़ी ले आऊं, वो 200 किलोमीटर पर भागे, तो क्या मैं 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा? मतलब आपने कहा कि सर स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, दोनों सर एक दूसरे के इनवर्स हैं। स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी टाइम बढ़ा। टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे पुल्टे चलते हैं, एक दूसरे के उल्टे पुल्टे चलते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तभी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तभी, यहां समझो। आशा बेटा लैग नहीं रहा, मैं नाच रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं ना, इसलिए लग रहा है। बेटा 3 रेसर हैं, रेसर, इनकी स्पीड 3:4:6 में। समान दूरी तय करनी है साहब, समान दूरी तय करनी है, तो टाइम जो लगेगा बाबू भैया, टाइम बताओ ये लगेगा क्या? अरे इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है, टाइम ये लगेगा क्या? गुणा कर दीजिए 12 से। 4, 3, 2। प्यारे बच्चों ये टाइम का रेशो आ गया। ये कहने को तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक है, लेकिन जानकारी कितनी आसान है। बताओ जरा, बताओ जरा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? तीन, 2, 1, 2, 3, 6 को आपने अगर पलट दिया तो 1/2
1/3 1/6 सर 6 से गुणा करके 3 2 1 आप कह सकते हैं, दैट्स ऑल। आखिरी 2 सवाल बाकी हैं साहब। इनका एलसीएम बनेगा बेटा 60 और पलटोगे तो 15 12 और 10 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 कारों की गति है 4 6 9 में, लिए गए समय का जल्दी से अनुपात बताइए ना। 1/4 1/6 1/9, 14 108 एलसीएम आएगा सर। अरे 36 मान लो ना यार, माफ कीजिए, दिमाग खराब हो गया। 9 6 4। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं दोस्तों 5 बजे। वैल्यू सिस्टम की जो बातें पढ़ी, वैल्यू सिस्टम अप्लाई करना सीखा, बात समझ में आ गई दोस्तों। 1 मिनट का समय लूंगा मैं आपका ना। मैं एक्चुअली आपको बताऊं, इसके साथ साथ ना एक चीज और भी प्लान करा था आपके लिए, मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, पर मैंने वो करी नहीं, मैंने इसको रोक दिया। अगर आप लोग उसके लिए एग्री होंगे तो मैं वो काम भी आपको कर दूंगा। 1 सेकंड का वेट करना। मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी बात जमे तो मुझे बताना एक बार ना, और ऐसा बार बार पैनिक मत करना। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।